नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश का इतिहास, और वो भी उसके स्रोतों के जरिए। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जरूरी जानकारी निकालें और समझें कि ये इतिहास बना कैसे। हाँ, ये काफी जरूरी है क्योंकि इतिहास अक्सर स्रोतों से ही आकार लेता है। अच्छा, तो सबसे पहले हिमाचल नाम का मतलब ही देख लेते हैं। हिम यानी बर्फ और अचल मतलब गोद। हाँ बिल्कुल, हिमालय की गोद में बसा हुआ क्षेत्र। और इसे पुराने जमाने में देवभूमि भी कहते थे। हाँ, और पुराणों में इसका जिक्र जलंधर खंड नाम से मिलता है। स्कंद पुराण में तो खैर काफी महिमा बताई गई है इसकी। लेकिन इसका इतिहास जानना मतलब थोड़ा मुश्किल काम है ना? हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसमें ना सच और कहानियां, लोक कथाएं, ये सब काफी मिल जाती हैं। अच्छा। और जो स्थानीय रिकॉर्ड्स मिलते भी हैं, वो ज्यादातर पुरानी रियासतों के जो राजा महाराजा थे, उन्हीं के परिवारों के बारे में होते हैं। तो एक सिस्टमैटिक, एक पूरी तस्वीर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही कह रहे हैं। फिर कैसे जोड़ते हैं इस इतिहास को? तो इसीलिए हमें मतलब कई अलग अलग तरह के स्रोतों को देखना पड़ता है एक साथ रखकर। जैसे पुराने धार्मिक ग्रंथ हो गए, वेद, पुराण, फिर फारसी इतिहासकारों ने जो लिखा, सिख दौर के दस्तावेज, शिलालेख तो हैं ही। हाँ, वो पत्थरों पर लिखे हुए। बिल्कुल। और सिक्के जो पुराने जमाने के मिलते हैं। फिर जो यात्री यहाँ आए, उन्होंने जो लिखा। और हाँ, वंशावलियां भी। वंशावलियां मतलब राजाओं के परिवारों का रिकॉर्ड। हाँ, राजाओं की पीढ़ियों का हिसाब। तो ये सब चीजें मिलकर ही एक, कह सकते हैं, एक धुंधली सी ही सही पर एक तस्वीर बनाती हैं। ठीक है, तो ये साफ है कि इतिहास थोड़ा बिखरा हुआ है। चलिए इन टुकड़ों को जरा जोड़ कर देखते हैं। सबसे पुराने क्या निशान मिलते हैं प्राचीन काल के? हाँ, तो सबसे पुराने संकेतों में तो वेद, पुराण, महाभारत, इनमें जिक्र आता है। लेकिन अगर ठोस सबूत की बात करें तो अशोक के शिलालेख, अशोक यहाँ हिमाचल में, हाँ, जैसे कांगड़ा में पथियार और कन्हारा में मिले हैं। इससे थोड़ा अंदाजा लगता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रभाव शायद यहाँ तक था। अच्छा। और फिर उस समय के जो छोटे छोटे राज्य थे, जनजातीय राज्य कह सकते हैं, जैसे औदुंबर, कुलुत, त्रिगर्त, इनके सिक्के मिलते हैं। सिक्के? उनसे क्या पता चलता है? उनसे पता चलता है कि वो स्वतंत्र थे, अपने सिक्के चला रहे थे, उनकी अपनी एक पहचान थी। और हाँ, एक और जरूरी किताब है, कल्हण की राजतरंगिणी। हाँ, वो तो कश्मीर का इतिहास है ना? है तो कश्मीर का, लेकिन उसमें उस दौर में कश्मीर का आसपास के पहाड़ी इलाकों जैसे चंबा, कांगड़ा, इन पर कितना असर था, राजनीतिक भी, सांस्कृतिक भी, उसकी झलक मिलती है। अच्छा, ये तो हुई प्राचीन बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में क्या दिखता है? मध्यकाल में भारी संपर्क बढ़ता है। जैसे फारसी इतिहासकार हैं, वो महमूद गजनवी के नगरकोट, यानी आज का कांगड़ा, उस पर हमले का जिक्र करते हैं। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो बताते हैं कि मंदिर में कितना धन था। तो इससे पता चलता है कि वो उस समय एक बड़ा सेंटर रहा होगा, व्यापार का भी, धर्म का भी। सही बात है। और मुगलों के समय? मुगलों के समय भी, जैसे अबुल फजल की अकबरनामा है, या फिर जहांगीर ने खुद जो लिखी तुजुक जहांगीरी, इनमें पहाड़ी राज्यों पर मुगल हमलों और उनके कंट्रोल का जिक्र है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर अपनी किताब में कांगड़ा के राजा को राजा नहीं कहता, जमींदार लिखता है। अच्छा, जमींदार। हाँ, तो इससे थोड़ा मुगलों का नजरिया पता चलता है कि वो इन पहाड़ी शासकों को शायद अपने अधीन बड़े जमींदार जैसा ही मानते थे। ये तो दिलचस्प है। और फिर सिख इतिहास से भी तो जुड़ाव है काफी। हाँ बिल्कुल, खासकर गुरु गोविंद सिंह जी के समय का, उनके पहाड़ी राजाओं के साथ जो रिश्ते थे, कभी दोस्ती कभी लड़ाई, उसका जिक्र बचित्र नाटक जैसे ग्रंथों में है। तो उस समय की जो राजनीतिक उठापटक थी वो समझ आती है। फिर बाद में महाराजा रणजीत सिंह का दौर आया। हाँ, उनका तो काफी प्रभाव था। बिल्कुल। तो उनके समय के दस्तावेज जैसे सोहनलाल सूरी की उम्दत-उत-तारीख, उससे पता चलता है कि कैसे उन्होंने कई पहाड़ी रियासतों पर अपना कंट्रोल किया, अपना शासन जमाया। ठीक है, ये तो हुई बड़ी ताकतों की बात, बाहरी नजरिए की। लेकिन स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर क्या मिलता है? हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम है, वहाँ तांकरी लिपि में लिखे दस्तावेज रखे हैं। तांकरी लिपि? हाँ, ये पहाड़ी रियासतों की अपनी एक लिपि थी। तो उसमें राजाओं के फरमान मिलते हैं, जिन्हें सनद कहते थे, चिट्ठियां हैं, जमीनों के समझौते हैं। अच्छा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड। हाँ, और सिर्फ बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी चीजें भी, जैसे जमीन के झगड़े, कर्ज का लेना देना। तो इससे आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, उसकी भी थोड़ी झलक मिल जाती है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। आम लोगों का इतिहास जानना तो और भी मुश्किल होता है। बिल्कुल, इसीलिए इतिहासकार उन्हें थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस चेक करना पड़ता है। सही।
अच्छा, और वो लोग जो यहाँ घूमने आए, यात्री, उनके लिखे विवरण भी तो अहम होंगे। हाँ, निश्चित रूप से। जैसे 7वीं सदी में चीनी यात्री हुइनसांग आए थे। उन्होंने कुल्लू के बारे में लिखा है, वहाँ बौद्ध धर्म कैसा था, व्यापार के रास्ते कैसे थे, ये सब। 7वीं सदी काफी पुराना है। हाँ, और फिर बहुत बाद में मतलब 19वीं सदी में यूरोप से यात्री आए, जैसे विलियम मूरक्रॉफ्ट, जेम्स बेली फ्रेजर। अच्छा, अंग्रेजों के समय के। हाँ, उन्होंने इन पहाड़ी रियासतों की हालत पर, उनके आपस के झगड़ों पर, और उस समय जो नई ताकतें आ रही थी, अंग्रेज और सिख, उनके साथ इन रियासतों के क्या रिश्ते थे, इस पर काफी लिखा है। तो उनका जो बाहरी नजरिया है वो भी हमें समझने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर तो कई अलग अलग धागों से बुनी गई है। बिल्कुल, ये एक पहेली की तरह है। टुकड़े अलग अलग जगह बिखरे हैं, कुछ पत्थर पर खुदे लेख हैं, कुछ पुराने सिक्के, कुछ धार्मिक किताबें, कुछ दरबारी इतिहास, कुछ वो तांकरी वाले लोकल दस्तावेज। हाँ, और कुछ यात्रियों के अनुभव। हर स्रोत कहानी का एक अलग पहलू दिखाता है, एक अलग एंगल से। इन सबको जब हम साथ रखते हैं तभी हिमाचल के अतीत की एक ज्यादा पूरी तस्वीर उभर पाती है। ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि इन लिखे हुए स्रोतों के अलावा भी न जाने कितना कुछ अभी भी छुपा होगा, शायद लोक कथाओं में, पुराने पहाड़ी गीतों में। बिल्कुल, या उन दस्तावेजों में जो अभी तक मिले ही नहीं है या पढ़े नहीं गए हैं। हाँ, क्या पता असली कहानी का एक बड़ा हिस्सा तो अभी सामने आना बाकी ही हो सकता है। इतिहास की खोज तो हमेशा जारी रहती है। तो आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के प्राचीन राजनीतिक इतिहास की। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, उनके खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। हाँ, मकसद ये है कि कैसे इस पहाड़ी इलाके में समय के साथ पॉलिटिकल ताकतें बनी बदली, कहां से कहां तक, पाषाण युग से। बिल्कुल, पाषाण युग की बस्तियों से लेकर जो बड़े राजपूत राज्य बने वहां तक का सफर देखेंगे। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही बात कि हिमाचल की तलहटी में, जैसे नालागढ़ सुकेती का इलाका है, वहाँ कहते हैं 20 लाख साल पहले के निशान हैं मानव अस्तित्व के। हाँ बिल्कुल, 20 लाख साल पुराने प्रमाण मिले हैं। और ये सिर्फ मौजूदगी नहीं है, कांगड़ा की ब्यास घाटी हो या नालागढ़, बिलासपुर की सिरसा सतलुज घाटी या फिर सिरमौर की मारकंडा घाटी, इन जगहों से लगभग 40,000 साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं, जैसे चॉपर, हैंड एक्स। तो ये एक विकसित संस्कृति दिखाता है उस समय की। सही बात है। और वो कांगड़ा के रोर में तो स्थायी जीवन के भी निशान मिले हैं। हाँ, शायद खेतीबाड़ी, पशुपालन। हाँ, ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि लोग एक जगह टिक कर रहने लगे थे, खेती और पशुपालन शायद शुरू कर दिया था। तो ये तो हुई पाषाण युग की बात। इसके बाद राजनीतिक तस्वीर कैसे बदलती है? हाँ, तो वैदिक काल के बाद ना यहाँ एक अलग ही सिस्टम बना। बड़े साम्राज्यों की तरह नहीं, बल्कि छोटे छोटे जनजातीय गणराज्य उभरे। इन्हें जनपद कहते थे। जनपद, अच्छा। हाँ, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कबीलाई राज्य थे, जिनकी अपनी अलग पहचान थी, अपनी आजादी थी। मैदानी इलाकों से काफी अलग व्यवस्था थी। तो कौन से जनपद ज्यादा अहम थे उस समय? कुछ नाम? जरूर, जैसे औदुंबर थे, जो आज के कांगड़ा, पठानकोट, होशियारपुर वाले इलाके में थे। फिर त्रिगर्त, जिनका जिक्र तो महाभारत में भी है। हाँ, सुना है। वो आज का कांगड़ा और जालंधर का क्षेत्र माना जाता है। फिर कुलुत, यानी आज की कुल्लू घाटी। और कुनिंद थे, सतलज और यमुना के बीच की शिवालिक पहाड़ियों में। और इनकी खास बात क्या थी? एक तो इनकी सौकांजरता, और दूसरा इनके अपने सिक्के मिले हैं। खासकर जब कुषाण कमजोर पड़े, उसके बाद इनके सिक्के काफी मिलते हैं। ये दिखाता है कि ये समृद्ध भी थे और स्वतंत्र भी। योद्धे भी एक महत्वपूर्ण गणराज्य था जिसका प्रभाव यहाँ था। लेकिन ये जो स्वतंत्र जनपद थे, इन पर कभी बड़े साम्राज्यों का असर नहीं पड़ा, जैसे मौर्य वंश या गुप्त वंश? पड़ा, बिल्कुल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहते हैं कि उन्होंने एक स्थानीय राजा पर्वतक से संधि की थी। शायद वो त्रिगर्त के ही थे, और पहाड़ी इलाकों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। अच्छा। और बाद में समुद्रगुप्त के समय में जो गुप्त सम्राट थे, उन्होंने योद्धे जैसे कई गणराज्यों को हराया। इसका जिक्र उनके इलाहाबाद स्तंभ लेख में भी है। तो हाँ, ये पहाड़ी इलाके औपचारिक तौर पर गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बने। पर क्या ये कंट्रोल बहुत मजबूत था? मतलब गुप्तों के जाने के बाद क्या हुआ? देखिए, शायद कंट्रोल ऊपरी स्तर पर ही था। व्यापार मार्ग, टैक्स वगैरह, स्थानीय ताकतें काफी हद तक बनी रही। और जैसे ही गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ और फिर हूणों के हमले हुए, हाँ, तो यहाँ फिर से राजनीतिक अस्थिरता आ गई। एक छोटा दौर स्थिरता का आया हर्षवर्धन के समय, मतलब करीब 606 से 647 ईस्वी। हाँ, चीनी यात्री हुइनसांग ने भी लिखा है ना, वो आए थे यहाँ। बिल्कुल, उन्होंने जालंधर और कुल्लू की यात्रा की थी और यहाँ के बारे में लिखा। लेकिन हर्षवर्धन के बाद
फिर वही स्थिति। मतलब फिर से छोटे छोटे शासक। हाँ बिल्कुल, कोई बड़ी केंद्रीय शक्ति बची नहीं। तो इसी दौर में स्थानीय क्षत्रिय मुखिया उभरे, राणा और ठाकुर। अच्छा, ये राणा और ठाकुर। हाँ, इनके अपने छोटे छोटे इलाके होते थे जिन्हें राणू या ठाकुराई कहते थे। इतिहासकार इस दौर को अब ठाकुराई भी कहते हैं, मतलब ठाकुरों का शासन, हर कोई अपने छोटे से इलाके का मालिक। तो फिर इन छोटे राणाओं और ठाकुरों की जगह बड़े राजपूत राज्य कैसे बन गए? ये काफी बड़ा बदलाव लगता है। हाँ, ये बदलाव आया करीब 10वीं सदी के बाद। ऐसा माना जाता है कि मैदानी इलाकों में जब तुर्कों के हमले बढ़े तो कई राजपूत समूह सुरक्षा के लिए या नए अवसर की तलाश में पहाड़ों की तरफ आए। अच्छा, मैदानी इलाकों से आए थे ये? ज्यादातर, और ये ज्यादा संगठित थे, लड़ाकू थे। इन्होंने धीरे धीरे इन स्थानीय राणाओं और ठाकुरों को हराया और अपने राज्य स्थापित किए। इनमें सबसे पुराना और सबसे ताकतवर राज्य तो त्रिगर्ती रहा, यानी कांगड़ा। कांगड़ा तो हमेशा से अहम रहा है। और कौन से राज्य बने इस दौरान? कई सारे बने, जैसे चंबा राज्य बना जिसका बहुत पुराना इतिहास है। कुल्लू घाटी में कुलूत की जगह कुल्लू राज्य बन गया। सुकेत बना जिससे बाद में मंडी राज्य निकला। बिलासपुर, जिसे पहले कहलूर कहते थे। नूरपुर, जिसका पुराना नाम धमेरी था। और शिमला की पहाड़ियों में भी बहुत सी छोटी रियासतें बनी। उन्हें 12 ठकुराई या 18 ठकुराई कहते थे। नाम सुने होंगे, क्योंथल, भगत, जुब्बल वगैरह। ये भी ज्यादातर राजपूत वंशों ने ही स्थापित की थी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हिमाचल का जो पुराना राजनीतिक इतिहास है वो एक लगातार बदलाव की कहानी है। लाखों साल पहले की बस्तियों से शुरू होकर फिर जनजातीय गणराज्य आए, फिर बड़े साम्राज्यों का असर हुआ, लेकिन वो शायद गहरा नहीं था। फिर स्थानीय ठाकुर उभरे और आखिर में राजपूत राज्य बने। बिल्कुल, और इस पूरी कहानी में एक चीज लगातार दिखती है, वो है यहाँ का भूगोल। हाँ। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, इसने कभी किसी एक ताकत को, चाहे वो बाहर की हो या अंदर की, पूरे इलाके पर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। सही बात है। इसी वजह से यहाँ हमेशा छोटी छोटी रियासतें पनपती रहीं। हाँ, ये आपस में लड़ती भी बहुत थी। और शायद इसी आपसी फूट ने बाद में बाहरी ताकतों के लिए रास्ता बनाया, जैसे सिखों के लिए और फिर अंग्रेजों के लिए। ये सोचने वाली बात है कि कैसे भूगोल ने न सिर्फ राजनीति को, बल्कि शायद यहाँ की जो खास और इतनी विविध संस्कृति है, उसे बनाने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया होगा। इस पे आगे और भी सोचा जा सकता है। नमस्कार। हाँ, आज हम हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इतिहास की कुछ परतें खोलेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं, मतलब जिनसे पता चलता है कि जो शुरुआती तुर्की आक्रमण हुए उनका इस इलाके पर क्या असर पड़ा। और हम खास तौर पर कांगड़ा, जिसे पहले नगरकोट या भीमनगर भी कहते थे, उस पर फोकस करेंगे। हाँ, और देखेंगे कि महमूद गजनवी से लेकर तुगलक और तैमूर तक के जो हमले हुए उनका क्या असर रहा और इन राज्यों ने मतलब कैसे रिएक्ट किया। तो चलिए अब शुरू करते। कहानी 10वीं सदी के अंत से शुरू होती है, जब गजनवी तुर्क उभर रहे थे और सुल्तान महमूद की नजर कांगड़ा पर पड़ी। बिल्कुल, और महमूद का जो 1009 ईस्वी में नगरकोट यानी कांगड़ा पर हमला था, उसका मुख्य मकसद तो साफ था, वहाँ मंदिर में जो बेहिसाब धन दौलत जमा थी उसे लूटना। अच्छा। हाँ, अल उतबी और फरिश्ता जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि हिंदू राजा और अमीर भक्त सदियों से वहाँ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात चढ़ाते आ रहे थे। कहते हैं इतना था कि शायद किसी शाही खजाने में भी ना हो। कमाल है। पर ये भी कहते हैं कि कांगड़ा का किला तो बहुत मजबूत था, फिर वो इतनी आसानी से कैसे? हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाती है। अल उतबी के मुताबिक जब महमूद की सेना पहुंची तो किले में कोई बड़ी सेना थी ही नहीं, बस पुजारी थे और मंदिर के कुछ कर्मचारी वगैरह। ओह, तो उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं किया? नहीं, आसानी से हार मान ली। महमूद ने किले पर कब्जा किया और वहाँ अपनी एक चौकी भी बना दी। चौकी भी बनाई? हाँ। मतलब सिर्फ लूटपाट नहीं थी? हाँ, ये दिखाता है कि वो शायद कुछ नियंत्रण रखना चाहता था, कम से कम अस्थायी तौर पर। और ये चौकी लगभग 1043 ईस्वी तक रही भी। लेकिन ये कब्जा फिर परमानेंट नहीं रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगभग 1043 में दिल्ली के जो तोमर राजा थे महिपाल, उन्होंने पंजाब से गजनवी शासन को उखाड़ने की कोशिश की। इसमें दूसरे राजा भी शामिल थे। और यही वो कहानी आती है देवी वाली? हाँ, वही दिलचस्प कहानी। कहते हैं तोमर राजा ने दावा किया कि नगरकोट की देवी की मूर्ति जिसे महमूद ले गया था उनके सपने में आई और कहा कि वो गजनी से बदला लेकर वापस नगरकोट मंदिर में मिलेंगी। बिल्कुल, और इस कहानी ने लोगों में जबरदस्त जोश भर दिया होगा, जाहिर है। हाँ, एक धार्मिक पुकार थी। तो उन्होंने हमला किया और 4 महीने की घेराबंदी के बाद नगरकोट पर
फिर से कब्जा कर लिया। और वो मूर्ति? कहानी ये है कि रातों रात मंदिर के पास एक बाग में वैसी ही एक मूर्ति रख दी गई। अच्छा। सुबह जब भक्तों ने देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि देवी लौट आई हैं। अच्छा, तो फिर से चढ़ावा आने लगा होगा। हाँ बिल्कुल, और लगभग 1060 ईस्वी तक जो कटोच शासक थे उन्होंने किले पर अपना कंट्रोल फिर से पूरी तरह जमा लिया। गजनवी की बात की कोशिशें नाकाम रहीं। ये स्थानीय प्रतिरोध का एक अच्छा उदाहरण है। सही बात है। अच्छा, महमूद के बाद भी पहाड़ी राज्यों पर, खासकर कांगड़ा पर, बाहरी नजर तो बनी रही होगी। हाँ, अगला बड़ा हस्तक्षेप आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय का 1338 ईस्वी के आसपास का कारचिल अभियान। कारचिल यानी हिमाचल का इलाका। इसके मकसद पर भी अलग अलग राय है क्यों? हाँ बिल्कुल, कुछ इतिहासकार जैसे बर्नी मानते हैं कि ये उसकी बड़ी खुरासान विजय योजना का हिस्सा था। इब्न बतूता इसे थोड़ा अलग तरह से देखते हैं कि शायद हिमालयी राज्यों पर चीनी अतिक्रमण बढ़ रहा था, उसके जवाब में था। और कुछ आधुनिक रिसर्च कहती है कि ये शायद कुल्लू क्षेत्र का अभियान था। हाँ, ये भी एक मत है, लेकिन जो बद्र चच की कविताएं हैं उनसे ये पक्का होता है कि सुल्तान ने नगरकोट का किला जीता था। राजा पृथ्वी चंद को अधीनता माननी पड़ी थी। लेकिन अभियान सफल नहीं रहा पूरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहाड़ों में आगे बढ़ने पर सेना को भारी बारिश और बीमारी का सामना करना पड़ा। बहुत नुकसान हुआ और अभियान बुरी तरह फेल हो गया। ये दिखाता है कि पहाड़ों में जीतना और कंट्रोल बनाए रखना कितना मुश्किल था। सही कहा। अच्छा, इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। कहते हैं कि कांगड़ा के राजा रूपचंद, जो पृथ्वी चंद के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। हाँ, और सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि मैदानों तक जाकर लूटपाट भी शुरू कर दी थी। तो फिर फिरोज शाह चुप नहीं बैठे होंगे? जाहिर है। लगभग 1360 ईस्वी में फिरोज शाह एक बड़ी सेना लेकर कांगड़ा चढ़ाए। अफीफ की तारीख फिरोज शाही में इसका जिक्र है। 6 महीने लंबी घेराबंदी चली। 6 महीने, काफी लंबा। हाँ, आखिरकार राजा रूपचंद ने हार मान ली, संधि कर ली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान ने राजा का सम्मान किया, उसे तोहफे दिए और किला उसे वापस सौंप दिया। वहाँ कोई अपनी चौकी वगैरह नहीं छोड़ी। ये थोड़ा अजीब है, ऐसा क्यों? शायद वो समझ गया था कि पहाड़ी इलाके पर परमानेंट कब्जा रखना कितना मुश्किल और खर्चीला है। या हो सकता है कि राजा के प्रतिरोध का सम्मान किया हो, एक तरह की रणनीतिक समझदारी। और फिरोज शाह ज्वालामुखी मंदिर भी गया था, ये बात भी आती है। हाँ बिल्कुल, वहाँ कहते हैं 1300 किताबों की एक बड़ी लाइब्रेरी थी, संस्कृत की किताबें। और उसने कुछ का फारसी में अनुवाद भी करवाया। हाँ, जैसे ज्योतिष पर एक किताब थी, उसका अनुवाद दलाइले फिरोज शाही नाम से करवाया। ये एक तरह का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी दिखाता है। लेकिन मंदिर तोड़ने या ना तोड़ने पर अलग अलग बातें हैं। हाँ, इसमें विरोधाभास है। सिराते फिरोज शाही कहती है कि राजा ने अनुरोध किया और फिरोज ने मोहम्मद तुगलक का उदाहरण देकर मंदिर को नहीं तोड़ा। लेकिन अफीफ एक अफवाह का जिक्र करते हैं कि सुल्तान ने मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया, पर वो इसे सुल्तान को बदनाम करने की साजिश मानते हैं। तो स्रोतों को हमें हमेशा थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। सही बात है। अच्छा, इसके बाद 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ। हाँ, तैमूर शिवालिक की पहाड़ियों से गुजरा जरूर था, संभवतः कांगड़ा क्षेत्र से भी। लेकिन कांगड़ा किले पर या ज्वालामुखी मंदिर पर हमले का कोई जिक्र नहीं मिलता। नहीं, कोई सीधा जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि उस उथल पुथल के दौरान भी कटोच शासक काफी हद तक अपनी आजादी बनाए रखने में कामयाब रहे। और बाद में लोदी और बाबर के समय भी स्थिति बदलती रही होगी। हाँ, पहाड़ी राजाओं की स्थिति बदलती रही। कभी वो दिल्ली के सुल्तानों के अधीन होते, कभी स्वतंत्र हो जाते, लेकिन अपनी पहचान और एक हद तक स्वायत्तता उन्होंने बनाए रखी। बाबर भी 1525 में मालौट किले के सिलसिले में कांगड़ा के पास से गुजरा था, पर सीधे कांगड़ा के राजा से कोई टकराव का जिक्र नहीं है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये तस्वीर उभरती है कि कैसे हिमाचल के पहाड़ी राज्य और खासकर कांगड़ा सदियों तक इतने शक्तिशाली बाहरी आक्रमणकारियों का सामना करते रहे। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। हार भी हुई, जीत भी हुई, कभी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी तो कभी फिर से स्वतंत्रता हासिल की। ये बाहरी ताकतों और स्थानीय शासकों के बीच मतलब एक निरंतर खींचतान और समझौते का दौर था, जिसने इस क्षेत्र के इतिहास को शेप दिया। हाँ, लूटपाट हुई, नियंत्रण बदला, लेकिन पहाड़ों की अपनी भौगोलिक स्थिति और लोगों की जो इच्छा शक्ति थी, उसके बल पर इन राज्यों की अपनी एक अलग पहचान और ताकत बनी रही। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये जो सदियों लंबा सिलसिला चला बाहरी हमलों का
और स्थानीय प्रतिरोध का, ये निरंतर दबाव और प्रतिक्रिया, इसने आखिरकार हिमाचल क्षेत्र की उस अनूठी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को कैसे गढ़ा होगा, जिसकी झलक हमें आज भी कहीं न कहीं दिखती है। स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों पर, खासकर कांगड़ा पर शुरुआती तुर्की हमलों के असर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जो 11वीं से 16वीं सदी के बीच की तस्वीर दिखाते हैं। कांगड़ा को तब नगरकोट या भीमनगर भी कहते थे। बिल्कुल, और ये स्रोत बताते हैं कि इन हमलों से पहले ये पहाड़ियां कई राजपूत राज्यों का घर थीं। कांगड़ा उनमें से सबसे अहम था, शायद सबसे शक्तिशाली भी। हाँ, और ये जो तुर्की आक्रमण हुए, इनका मकसद क्या था? मतलब सिर्फ लूटपाट? अक्सर तो हाँ, धन लूटना एक बड़ा मकसद होता था। नगरकोट मंदिर के खजाने की तो बहुत चर्चा थी, लेकिन साथ ही साम्राज्य बढ़ाना या फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जा करना भी वजहें थी। तो महमूद गजनवी से शुरू करते हैं। वो 11वीं सदी की शुरुआत में आया था। जी, लगभग 1008-1009 ईस्वी। उसने पहले आनंदपाल के नेतृत्व वाले हिंदू शाही संघ को हराया और फिर सीधा नगरकोट किले पर चढ़ाई की। हाँ, और उसका खास निशाना था किले के अंदर का मंदिर और उसमें जमा दौलत। अलुतबी और फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने लिखा है कि वहां सदियों से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात चढ़ाए जा रहे थे। मतलब अपार संपत्ति थी। लेकिन सुनने में आता है कि किला बड़ी आसानी से हाथ आ गया। हाँ, ये थोड़ी हैरानी की बात है। लगता है कटोच शासक ने वहां कोई बहुत बड़ी सेना नहीं रखी थी। शायद उन्हें इतने बड़े हमले की उम्मीद नहीं थी। तो फिर किले में कौन था? ज्यादातर मंदिर के पुजारी और सेवक ही थे। उन्होंने जल्दी ही सरेंडर कर दिया। महमूद ने जी भरकर खजाना लूटा और फिर चला गया या रुका? नहीं, वो चला गया, लेकिन वहां अपनी एक चौकी, एक गैरिसन छोड़ गया जो करीब 1043 ईस्वी तक, मतलब लगभग 35-40 साल तक वहां रही। अच्छा, लेकिन फिर 1043 में कुछ हुआ। दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने। हाँ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। महिपाल ने एक, कह सकते हैं, बड़ी चतुराई भरी चाल चली। क्या किया उसने? उसने दावा किया कि उसे नगरकोट की देवी का सपना आया है। देवी ने कहा है कि वो गजनी से बदला लेकर वापस अपने मंदिर आएंगी। वाह, मतलब आस्था का सहारा लिया। बिल्कुल, और इस कहानी ने लोगों में गजब का जोश भर दिया। देखिए, उस जमाने में आस्था का बहुत जोर था। तो फिर तोमर राजा ने पहले आसपास के इलाके जीते, जैसे हांसी, थानेसर। फिर उसने नगरकोट को घेर लिया। घेरा कितने वक्त चला? कोई 4 महीने, और आखिरकार किला जीत लिया। और देवी की वापसी वाली बात का क्या हुआ? यही तो असली चतुराई थी। रातों रात एक नई मूर्ति जो बिल्कुल असली जैसी दिखती थी, वो मंदिर के पास रखवा दी गई। अच्छा। सुबह जब लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि देवी माँ सचमुच गजनी से लौट आई हैं। कमाल है। हाँ, इससे मंदिर की प्रतिष्ठा और चढ़ावा दोनों फिर से बढ़ गए, और लगता है कि लगभग 1060 ईस्वी तक कटोच शासकों ने फिर से कांगड़ा पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। तो ये तो 11वीं सदी की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं 14वीं सदी में। मोहम्मद बिन तुगलक। जी, मोहम्मद बिन तुगलक का वो महत्वाकांक्षी कराचिल अभियान। जी। कराचिल मतलब हिमाचल का पहाड़ी इलाका। उसने भी नगरकोट पर हमला किया। हाँ, स्रोत बताते हैं कि सुल्तान खुद 1338 ईस्वी में नगरकोट पहुंचा और राजा पृथ्वी चंद से किला जीत लिया। लेकिन इस अभियान का एक और हिस्सा था जो सफल नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, उसने खुसरो मलिक नाम के सेनापति के नेतृत्व में एक बड़ी सेना पहाड़ों में और अंदर भेजी थी। शायद चीन या तिब्बत तक पहुंचने का इरादा था। पर हुआ क्या? वो अभियान एक भयानक त्रासदी साबित हुआ। लगता है वो सुल्तान के हुक्म से भी आगे निकल गए। मतलब? शायद तिब्बत के इलाके में पहुंच गए, वहां भारी बारिश हुई, कोई भयानक बीमारी, शायद प्लेग फैल गई, और ऊपर से पहाड़ी लोगों ने जबरदस्त हमले किए। तो सेना का क्या हुआ? सेना लगभग पूरी तरह तबाह हो गई। कहते बस गिने चुने शायद 10 लोग ही बचकर दिल्ली वापस आ पाए। ये सुल्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके कुछ साल बाद फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है, करीब 1360 ईस्वी। जी, इस बार वजह थोड़ी अलग थी। कांगड़ा का राजा था रूपचंद। उसने शायद दिल्ली सल्तनत के मैदानी इलाकों तक लूटपाट शुरू कर दी थी। तो फिर फिरोज शाह ने चढ़ाई कर दी। हाँ, फिरोज ने नगरकोट किले को घेर लिया। ये घेराबंदी काफी लंबी चली, करीब 6 महीने। और नतीजा? आखिरकार राजा रूपचंद ने हार मान ली, आत्मसमर्पण कर दिया। फिरोज ने उसकी अधीनता मानी, उसे सम्मान भी दिया। और किला?
यही दिलचस्प है, फिरोज ने किला राजा रूपचंद को वापस सौंप दिया। वहाँ कोई अपनी चौकी नहीं बिठाई। ये थोड़ा अलग है महमूद गजनवी से। और वो ज्वालामुखी मंदिर वाली बात, क्या फिरोज शाह वहाँ गया था? हाँ, स्रोत तो यही कहते हैं कि वो ज्वालामुखी मंदिर गया था। हो सकता है शुरू में उसका इरादा मंदिर तोड़ने का रहा हो, लेकिन या तो राजा के मनाने पर या शायद इसलिए कि किला पूरी तरह जीता नहीं था। उसने मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, बल्कि उसने वहाँ के पुस्तकालय से करीब 1300 संस्कृत की पांडुलिपियां ली। किताबें? ये तो वाकई अनोखी बात है। बिल्कुल, और सिर्फ ली ही नहीं, उनमें से कुछ का फारसी में अनुवाद भी करवाया। जैसे ज्योतिष की एक किताब का अनुवाद दलाइले फिरोज शाही नाम से हुआ। ये टकराव के बीच एक तरह का सांस्कृतिक आदान प्रदान था। बहुत दिलचस्प। अच्छा, इसके बाद तैमूर का आक्रमण हुआ 1398-99 में। उसका क्या असर पड़ा कांगड़ा पर? तैमूर दिल्ली लूटने के बाद जब वापस जा रहा था तो वो शिवालिक पहाड़ियों के किनारे से होकर गुजरा। तो क्या वो कांगड़ा तक आया? उसने रास्ते में कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी, कुछ किले जीते, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने कांगड़ा के मुख्य किले यानी नगरकोट या ज्वालामुखी मंदिर को छेड़ने की कोशिश नहीं की। मतलब वो बच गया? हाँ, वो पठानकोट के रास्ते जम्मू की तरफ निकल गया। तो तैमूर के उस भयानक आक्रमण के दौरान भी कटोच शासक अपनी जगह बने रहे, काफी हद तक स्वतंत्र। और आखिर में 15वीं-16वीं सदी, लोधी वंश और फिर बाबर। जी, बाबर जब 1525 में भारत आया तो वो कांगड़ा के पास मालोट नाम की जगह से गुजरा था। वहाँ दौलत खान लोधी छुपा हुआ था, उसे बाबर ने पकड़ा। लेकिन बाबर ने कांगड़ा के राजा से लड़ाई की? नहीं, लगता है उसने भी उस समय कांगड़ा के राजा से सीधे टकराव टाला। लेकिन हाँ, 1526 में पानीपत में बाबर की जीत और मुगल सल्तनत की शुरुआत के बाद पहाड़ी राज्यों के लिए समीकरण बदल गए। बिल्कुल, एक नया दौर शुरू होने वाला था। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो एक बात साफ है, 11वीं से 16वीं सदी के बीच ये पहाड़ी राज्य, खासकर कांगड़ा, लगातार बाहरी हमलों का निशाना बने रहे। नगरकोट किला अपनी दौलत और लोकेशन की वजह से बहुत अहम था। हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही इनमें गजब की रेजिलियंस, मतलब टिके रहने की क्षमता भी थी। हमने देखा कैसे किले पर कब्जा हुआ, फिर उससे वापस जीता गया। और शासकों ने कूटनीति का भी इस्तेमाल किया। हाँ, कभी हथियार, कभी कूटनीति, कभी महिपाल जैसी चतुराई भरी चालें। फिरोज शाह और रूपचंद का मामला भी देखिए। ज्वालामुखी मंदिर से किताबों का अनुवाद करवाना तो सांस्कृतिक मेलजोल का एक अनोखा उदाहरण है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो लगातार हमले होते रहे, कभी अधीनता आई, कभी फिर आज़ादी मिली, इस पूरी उथल पुथल ने आखिर हिमाचल की पहाड़ियों की उस खास पहचान, उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने को सदियों तक कैसे शक्ल दी होगी? जी, ये सवाल वाकई गौर करने लायक है। इन अनुभवों ने जरूर उनकी पहचान को गहरा बनाया होगा। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश और सिखों के बीच जो ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, उनके बारे में। जी नमस्कार। और ये रिश्ते सदियों पुराने हैं, काफी उतार चढ़ाव भरे भी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास हिमाचल और सिख संबंध, एक ऐतिहासिक यात्रा नाम की किताब के कुछ अंश हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 15वीं सदी से लेकर महाराजा रणजीत सिंह के समय तक ये रिश्ते कैसे पनपे, कैसे बदलें, इसे समझें। बिल्कुल। और शुरुआत होती है गुरु नानक देव जी से। हाँ, गुरु नानक देव जी, उन्होंने तो काफी यात्राएं की थी। जी, अपनी तीसरी उदासी, मतलब जो उनकी लंबी आध्यात्मिक यात्राएं थी, उसमें वो हिमालय की तरफ आए, शांति, भाईचारे का संदेश लेकर। कहाँ गए थे वो हिमाचल में, कुछ पता है? हाँ, जिक्र मिलता है कांगड़ा, चंबा, ज्वालामुखी का, कुल्लू में मणिकरण का भी, जहाँ कहते हैं कि गर्म पानी के चश्मे उनके आने से ही निकले। फिर लाहौल, स्पीति, मंडी, सुकेत, सिरमौर, इन इलाकों में वो गए। और वहाँ उन्होंने योगियों वगैरह से संवाद भी किया था शायद। जी हाँ बिल्कुल, योगियों से विचार विमर्श भी हुआ। तो शुरुआत काफी आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण थी। तो ये मेलजोल का सिलसिला बाद के गुरुओं के समय भी चला? हाँ, काफी हद तक। जैसे 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, उनसे मिलने मंडी के राजा खुद अमृतसर गए थे। अच्छा जी। और फिर 6ठे गुरु हरगोबिंद जी, उन्हें कहलूर, जो आज का बिलासपुर है, वहाँ के राजा ने जमीन दी थी, जहाँ कीरतपुर साहिब बसाया गया। बिल्कुल, वहीं उन्होंने कीरतपुर शहर बसाया और उनका असर भी था पहाड़ी राजाओं पर। कहते हैं राजा ताराचंद को उन्होंने समझाया कि मूर्ति पूजा निरर्थक है। और 9वें गुरु तेग बहादुर जी? गुरु तेग बहादुर जी भी कहलूर गए थे, वहाँ की रानी ने उन्हें बुलाया था और बाद में उन्होंने ही आनंदपुर साहिब की नींव रखी।
तो यहाँ तक तो रिश्ते मतलब ठीक ठाक ही लग रहे हैं, सौहार्दपूर्ण कह सकते हैं। हाँ, ज्यादातर समय। लेकिन फिर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के समय में समीकरण बदलने शुरू हुए। हाँ, उनके बारे में तो सुना है कि पहाड़ी राजाओं से उनके संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। सही। हुआ ये कि गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के जुल्म के खिलाफ सिखों को संगठित करना शुरू किया, खालसा पंथ की स्थापना की, एक सैन्य बल तैयार किया। अब पहाड़ी राजाओं को ये लगा कि ये उनकी अपनी सत्ता के लिए खतरा है। बिल्कुल। वो अपने छोटे छोटे राज्यों में आजाद थे सदियों से, तो उन्हें ये एक नई उभरती हुई ताकत अपने लिए चुनौती लगी। वो जो सफेद हाथी वाला किस्सा है ना राजा भीमचंद के साथ। हाँ, सुना है, कहलूर के राजा भीमचंद। वो शायद एक बहाना ज्यादा था। अच्छा, और इसी तनाव के चलते गुरुजी सिरमौर चले गए थे, पौंटा साहब। हाँ, सिरमौर के राजा थे मेदिनी प्रकाश। उन्होंने गुरुजी को न्योता दिया। गुरुजी वहां गए, पौंटा साहिब में किला बनवाया। किला बनवाना तो मतलब राजाओं को और भड़काने वाली बात हो गई होगी। जाहिर है। नतीजा हुआ 1686 के आसपास भंगानी का युद्ध। बहुत मशहूर लड़ाई है ये। हाँ, भंगानी। इसमें तो गुरुजी के सामने कई पहाड़ी राजा इकट्ठे हो गए थे। जी, भीमचंद तो थे ही, साथ में गढ़वाल के फतेह शाह, कृपाल चंद कटोच, हरिचंद हिंदुर, कई राजा थे। और दिलचस्प बात यह कि लड़ाई से ऐन पहले कुछ पठान सैनिक जो गुरुजी की फौज में थे वो साथ छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। अरे, फिर भी गुरुजी जीत गए। हाँ, गुरुजी की जीत हुई। ये उनकी सैन्य रणनीति और सिखों के जज्बे को दिखाता है। कमाल है। लेकिन फिर कुछ समय बाद ही नदौन की लड़ाई हुई, जिसमें कहते हैं गुरुजी ने इन्हीं पहाड़ी राजाओं की मदद की। ये कैसे? ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है। हुआ ये कि इन्हीं राजाओं ने, भीमचंद वगैरह ने, मुगलों को सालाना टैक्स मतलब खिराज देना बंद कर दिया। अच्छा। तो मुगल सूबेदार अलिफ खान ने उन पर हमला कर दिया। अब राजाओं ने गुरुजी से मदद मांगी। और गुरुजी ने मदद की उन्हीं राजाओं की जिनसे अभी लड़ाई हुई थी। हाँ, क्योंकि दुश्मन साझा था, मुगल। तो गुरुजी ने मदद की और नदौन में मुगलों को हराया। इससे पता चलता है कि उस वक्त गठजोड़ कितने बदलते रहते थे जरूरत के हिसाब से। ये तो है। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा सिंह बहादुर का भी कुछ रोल रहा पहाड़ी इलाकों में। जी बिल्कुल। गुरुजी के बाद बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों और कुछ पहाड़ी राजाओं से संघर्ष जारी रखा। कहलूर पर हमला भी किया था उन्होंने। अच्छा। उनके बाद सिख शक्ति कुछ समय के लिए बिखर सी गई, अलग अलग मिसलों में बढ़ गई। ये सिख सरदारों के अपने अपने समूह थे। हाँ, मिसलों का दौर, जैसे रामगढ़िया मिसल, कन्हैया मिसल। बिल्कुल। और इन मिसलों ने धीरे धीरे पहाड़ी रियासतों पर अपना असर डालना शुरू कर दिया था। और फिर इन सब मिसलों को एकजुट किया महाराजा रंजीत सिंह ने। सही। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत में। तो रंजीत सिंह और पहाड़ी राज्य, खासकर कांगड़ा के राजा संसार चंद, वो तो खुद बड़े ताकतवर राजा माने जाते थे उस समय। हाँ, राजा संसार चंद कतोच बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने कांगड़ा किला वापस जीता था गोरखाओं से, नहीं मुगलों से। और फिर कई पड़ोसी राज्यों को अपने नीचे कर लिया था, चंबा, मंडी, सुकेत। तो फिर रंजीत सिंह से टकराव तो होना ही था। हुआ, लेकिन एक और ताकत बीच में आ गई, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने पहाड़ी राज्यों को रौंदना शुरू किया और 1806 में कांगड़ा पर हमला कर दिया। और संसार चंद अकेले पड़ गए। बिल्कुल। तब उन्हें मजबूरन महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगनी पड़ी। और रंजीत सिंह ने मदद की, लेकिन कीमत वसूली होगी। हाँ, और कीमत थी कांगड़ा का किला। जुलाई 1809 में ज्वालामुखी में संधि हुई। रंजीत सिंह की सेना आई, गोरखाओं को हराया, सतलुज पार भगाया और 24 अगस्त 1809 को कांगड़ा किला सिखों को सौंप दिया गया। कांगड़ा किला जो पहाड़ी शक्ति का सबसे बड़ा निशान था। जी, वहां देसा सिंह मजीठिया को नाजिम मतलब गवर्नर बना दिया गया। इसका असर तो बाकी पहाड़ी रियासतों पर बहुत गहरा पड़ा होगा। बस समझिए कि पहाड़ी राज्यों की आजादी का अंत यहीं से शुरू हो गया। इसके बाद रंजीत सिंह ने एक एक करके जजवान, गुलेर, नूरपुर, दातारपुर, फिर मंडी, कुल्लू, चंबा, बिलासपुर, सबको या तो सीधे लाहौर दरबार के नीचे कर लिया या भारी टैक्स लगाकर उन्हें मजबूर कर दिया। और राजा संसार चंद, वो बस नाम के राजा रह गए, एक आश्रित शासक। तो मतलब जो सफर गुरु नानक देव जी की शांति यात्रा से शुरू हुआ था, वो रंजीत सिंह के पूरे दबदबे पर खत्म हुआ। हाँ बिल्कुल। सार यही है कि ये रिश्ते बहुत जटिल थे, बदलते रहे। शांति, सहयोग, टकराव और आखिर में एक ताकत का दूसरी पर हावी हो जाना। और इसमें पहाड़ी राजाओं की आपसी फूट का भी बड़ा हाथ रहा शायद। निश्चित रूप से। उनकी आपसी लड़ाइयाँ, दूर न देख पाना,
और बाहरी ताकतों पर निर्भरता। इसी ने पहले सिखों और फिर बाद में अंग्रेजों के लिए रास्ता खोला। खत्म हुआ। हाँ बिल्कुल। सार यही है कि ये रिश्ते बहुत जटिल थे, बदलते रहे, शांति, सहयोग, टकराव और आखिर में एक ताकत का दूसरी पर हावी हो जाना। और इसमें पहाड़ी राजाओं के आपसी फूट का भी बड़ा हाथ रहा शायद। निश्चित रूप से उनकी आपसी लड़ाइयां, दूर न देख पाना और बाहरी ताकतों पर निर्भरता, इसी ने पहले सिखों और फिर बाद में अंग्रेजों के लिए रास्ता खोला। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश और सिखों के ऐतिहासिक रिश्ते। हाँ बिल्कुल, ये एक लंबी और काफी उतार चढ़ाव वाली कहानी है। हमारे पास हिमाचल और सिख संबंध एक ऐतिहासिक यात्रा किताब के कुछ अंश है और हमारी कोशिश रहेगी कि 15वीं सदी से लेकर महाराजा रंजीत सिंह के दौर तक, मतलब इन रिश्तों को समझें। सही, तो शुरुआत कहाँ से करें? गुरु नानक देव जी से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी की हिमाचल यात्रा से उन्होंने अपनी तीसरी उदासी में यहाँ का दौरा किया था। बिल्कुल, वो शांति, भाईचारे और ईश्वर भक्ति का संदेश लेकर
हिमालयी क्षेत्र में आए। कांगड़ा, चंबा, ज्वालामुखी, कुल्लू, मणिकर्ण तो बहुत मशहूर है। हाँ, मणिकर्ण कहते हैं वहाँ गर्म पानी के चश्मे उनके आशीर्वाद से निकले। हाँ, ऐसी मान्यता है। और वो लाहौल, स्पीति, मंडी, सुकेत, सिरमौर इन सब जगहों पर गए। वहाँ उन्होंने योगियों वगैरह से चर्चा भी की। तो मतलब शुरुआत एकदम शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक थी, पर क्या आगे भी ऐसा ही रहा 5वें गुरु अर्जुन देव जी के समय? हाँ, उनके समय में मंडी के राजा अमृतसर गए थे उनसे मिलने। और फिर छठे गुरु हरगोबिंद जी के समय ये रिश्ते और मजबूत हुए। कैसे? उन्हें कहलूर, मतलब जो आज का बिलासपुर है, वहाँ के राजा से जमीन मिली और उसी जमीन पर उन्होंने कीरतपुर शहर बसाया। अच्छा, कीरतपुर साहिब। हाँ, और उनका प्रभाव देखिए। उन्होंने राजा ताराचंद जैसे शासकों को मूर्ति पूजा के खिलाफ समझाया। ये दिखाता है कि गुरुओं का असर सिर्फ राजनीति या अध्यात्म तक नहीं था, समाज सुधार पर भी था। सही कहा। और 9वें गुरु तेग बहादुर जी? वो भी कहलूर की रानी के बुलावे पर वहां गए थे। बाद में उन्होंने ही आनंदपुर साहब की नींव रखी। और फिर आते हैं 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। यहाँ से तो मुझे लगता है समीकरण काफी बदल गए पहाड़ी राजाओं के साथ। बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल अत्याचार के खिलाफ खालसा पंथ की स्थापना की, एक सैन्य संगठन तैयार किया। और पहाड़ी राजाओं को ये पसंद नहीं आया होगा। कई राजाओं को लगा कि उनकी अपनी सत्ता के लिए खतरा है, खासकर कहलूर के राजा भीमचंद को। वो सफेद हाथी वाला किस्सा तो है ही। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसको लेकर काफी तनाव हो गया था। हाँ, वो शायद उस समय प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। इसी माहौल में सिरमौर के राजा थे मेदिनी प्रकाश। उन्होंने गुरुजी को अपने यहाँ बुलाया और वहीं पौंटा साहिब की स्थापना हुई, यमुना किनारे। एकदम सही। पौंटा साहिब में किला बनवाया गुरुजी ने, और यहीं पर 1686 के आसपास वो मशहूर लड़ाई हुई भंगानी का युद्ध। भंगानी का युद्ध, इसमें क्या हुआ था? इसमें गुरुजी ने राजा भीमचंद और उसके साथी पहाड़ी राजाओं जैसे गढ़वाल के फतेह शाह, हिंदूर के हरिचंद, इन सब की मिलीजुली फौजों को हराया था। अरे वाह! जबकि उनके कुछ सैनिक साथ छोड़ गए थे। हाँ, कुछ पठान सैनिक ऐन मौके पर दूसरी तरफ चले गए थे। पर देखिए, इसके बाद एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है, नदौन की लड़ाई में। नदौन, उसमें क्या हुआ? कुछ समय बाद इन्हीं पहाड़ी राजाओं ने भीमचंद समेत मुगलों को सालाना खिराज मतलब टैक्स देना बंद कर दिया। अच्छा। तो मुगल सेनापति अलिफ खान ने उन पर चढ़ाई कर दी, और इस बार नदौन की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी ने इन पहाड़ी राजाओं का साथ दिया। कमाल है, जिनसे लड़े उन्हीं का साथ दिया। ये क्या वजह रही होगी? देखिए, ये उस दौर की राजनीति की जटिलता है। शायद दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात रही हो। मुगल उस समय साझा दुश्मन थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद फिर क्या हुआ? बंदा सिंह बहादुर? हाँ, गुरुजी के बाद बंदा सिंह बहादुर ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कहलोर पर हमला भी किया। उनके बाद सिख शक्ति अलग अलग मिसलों में बट गई। मिसले मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स? हाँ, एक तरह से स्वतंत्र सिख जत्थे थे ये। रामगढ़िया मिसल, कन्हैया मिसल, इनका पहाड़ी रियासतों पर काफी असर रहा। और फिर इन सब मिसलों को एकजुट किया महाराजा रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह ने एक ताकतवर सिख साम्राज्य खड़ा कर दिया, और तब उनका ध्यान गया पहाड़ी रियासतों की तरफ। खासकर कांगड़ा के राजा संसार चंद कटोच पर, है ना? वो भी काफी महत्वाकांक्षी थे। हाँ, संसार चंद ने कांगड़ा किला हासिल करके चंबा, मंडी, सुकेत कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। उनकी ताकत बढ़ रही थी। तो रणजीत सिंह से टकराव तो होना ही था। टकराव की नौबत तब आई जब गोरखाओं ने हमला कर दिया। अमर सिंह थापा ने पहाड़ी राज्यों को रौंदते हुए 1806 में कांगड़ा घेर लिया। ओहो, तो संसार चंद फंस गए बुरी तरह। आखिर में उन्हें महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगनी पड़ी। सोचिए, जिस ताकत से वो शायद खुद खतरा मानते थे, उसी से मदद लेनी पड़ी। और मदद मुफ्त तो मिली नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। कीमत थी कांगड़ा का किला। जुलाई 1809 में ज्वालामुखी में संधि हुई। ज्वालामुखी संधि? हाँ, सिख फौज आई, गोरखाओं को सतलुज पार खदेड़ा, और 24 अगस्त 1809 को कांगड़ा किला सिखों के हवाले हो गया। देसा सिंह मजीठिया को वहां का नाजिम यानी गवर्नर बना दिया। और इसके बाद बाकी रियासतों का क्या हुआ? इसके बाद तो रंजीत सिंह ने एक एक करके जसवान, नूरपुर, दातापुर, गुलेर, मंडी, चंबा, बिलासपुर लगभग सबको या तो सीधे कब्जे में ले लिया या भारी टैक्स लगाकर अपने अधीन कर लिया। तो राजा संसार चंद? वो बस नाम के राजा रह गए, एक आश्रित शासक। तो ये पूरी कहानी गुरु नानक देव जी की शांति यात्रा से शुरू होकर गुरु गोविंद सिंह जी के समय के संघर्ष और फिर महाराजा रणजीत सिंह के प्रभुत्व तक पहुंची। पहाड़ी राजाओं की आपसी फूट शायद उनके पतन का बड़ा कारण बनी। हाँ, उनकी अदूरदर्शिता और आपसी लड़ाइयों ने उन्हें कमजोर किया।
बाहरी ताकतों पर निर्भर होते गए, पहले सिख फिर बाद में अंग्रेज। और यही एक सवाल उठता है ना बिल्कुल, कि अगर ये पहाड़ी राजा, खासकर संसारचंद जैसे ताकतवर राजा, आपसी दुश्मनी भुलाकर, गुरु गोविंद सिंह जी से बैर ना रखकर मुगलों या गोरखाओं जैसे बाहरी खतरों के खिलाफ इकट्ठे हो जाते, तो क्या 19वीं सदी में इस इलाके का नक्शा कुछ और होता? ये सोचने वाली बात जरूर है। नमस्कार, आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास के एक कह सकते हैं बहुत ही अहम मोड़ पर बात करेंगे। हाँ, वो दौर जब पहले गोरखा शक्ति का उदय हुआ और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत की। बिल्कुल, हमारे पास गोरखा और ब्रिटिश संबंध, हिमाचल प्रदेश में विलय किताब के कुछ अंश हैं, तो आज कोशिश रहेगी कि इनसे इस पूरी कहानी को समझें। हाँ, और मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि भाई कैसे गोरखाओं का वो विस्तारवाद था, फिर स्थानीय रियासतों की अपनी राजनीति और फिर अंग्रेजों का आना, इन सब ने मिलकर हिमाचल की तकदीर कैसे लिखी। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के आखिर से, है ना? हाँ, बिल्कुल। नेपाल में गोरखा शक्ति मजबूत हो रही थी। पृथ्वी नारायण शाह, बहादुर शाह, ये शासक थे जो सैन्य विस्तार पर बहुत जोर दे रहे थे। उनकी नजरें थी पश्चिम हिमालय पर। अच्छा, तो मतलब उन्होंने सीधे हमले शुरू कर दिए? हाँ, एक तरह से। देखिए, 1790 में अमर सिंह थापा ने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। फिर 1803-4 आते आते गढ़वाल भी उनके नीचे आ गया। वो बढ़ते बढ़ते यमुना नदी तक पहुंच गए थे। यमुना तक? और इसी समय कांगड़ा में क्या चल रहा था? वहाँ राजा संसारचंद थे, काफी महत्वाकांक्षी। हाँ, और उनकी बढ़ती ताकत से आसपास की रियासतें जैसे कहलूर मतलब बिलासपुर, वो काफी परेशान थी। इतनी परेशान कि उन्होंने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को ही बुला लिया कांगड़ा पर हमला करने के लिए। यही तो पहाड़ी राजनीति का दिलचस्प मोड़ था। आपसी रंजिशें इतनी थी कि बाहरी ताकत को बुला लिया। 1805 में थापा आए, कोई 40,000 सैनिक और साथ में जो सहयोगी रियासतें थीं उनकी सेना लेकर, और कांगड़ा किले को घेर लिया। और ये घेरा कोई छोटा मोटा नहीं था, सुनने में आया है 4 साल चला। हाँ, पूरे 4 साल। सोचिए उस इलाके का क्या हाल हुआ होगा। तबाही मच गई, खेती, व्यापार सब ठप। तो फिर संसारचंद ने क्या किया? आखिरकार 1809 में उन्हें महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगनी पड़ी। ज्वालामुखी में एक संधि हुई। अच्छा, रणजीत सिंह आए मदद के लिए? हाँ, उन्होंने गुरखाओं को हराया तो सही, लेकिन संधि के तहत कांगड़ा किला और कई सारे गांव अपने पास रख लिए। गुरखाओं को पीछे हटना पड़ा, सतलुज के पार। तो कांगड़ा से तो वो हट गए, पर क्या उनका दबदबा कम हुआ? नहीं, अमर सिंह थापा रुके नहीं। उन्होंने आर्की को अपना नया सेंटर बनाया, और फिर 1810 से 12 के बीच यमुना और सतलुज के बीच का जो बड़ा इलाका था, हिंदूर यानी नालागढ़, जुब्बल, पुंदर, रामपुर बुशैर, इन सब पर कब्जा कर लिया। मतलब उनका प्रभाव तो बना रहा। हाँ, पर अब एक नई शक्ति सामने आ रही थी, अंग्रेज। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पहाड़ी रियासतें भी गोरखा शासन से तंग आ चुकी थी, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। कैसे? उन्होंने पहाड़ी राजाओं को कहा कि हम तुम्हारी रियासतें वापस दिलाएंगे, हमारा साथ दो। और फिर 1814-15 में शुरू हुआ आंग्ल गोरखा युद्ध। अच्छा, अंग्रेजों और गोरखाओं की सीधी लड़ाई। हाँ, मेजर जनरल डेविड ऑक्टलोनी थे अंग्रेजों की तरफ से। उन्होंने नालागढ़, तारागढ़ पर कब्जा किया। उधर देहरादून के पास कालंगा किला, नाहन, ये भी अंग्रेजों के हाथ आ गए। लेकिन गोरखाओं ने भी तो टक्कर दी होगी। सुना है मलौड़ किले पर अमर सिंह थापा ने बड़ा प्रतिरोध किया। हाँ, बिल्कुल। मलौड़ और रामगढ़ में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन ऑक्टलोनी ने रणनीति से काम लिया, उनकी सप्लाई लाइन काट दी। और स्थानीय राजाओं का क्या रोल रहा इसमें? कई राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे जुब्बल, कुल्लू, बुशहर की सेनाओं ने चौपाल, राविनगढ़ जैसे किले जीतने में मदद की। तो अंत क्या हुआ इस युद्ध का? अंत हुआ नवंबर 1815 में सुगौली की संधि से। अमर सिंह थापा और उनके बेटे को वापस नेपाल जाने दिया गया, और काली नदी से सतलुज तक का जो पहाड़ी क्षेत्र था वो आ गया ब्रिटिश नियंत्रण में। तो युद्ध के बाद अंग्रेज ही सबसे बड़ी ताकत बन गई हिमाचल में। उन्होंने राजाओं से जो वादे किए थे रियासतें लौटाने के, वो निभाए? पूरे तो नहीं। अंग्रेजों ने जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके थे, खासकर शिमला हिल स्टेट्स वाले, वो अपने पास रख लिए। अच्छा। हाँ, और 1815 से 1819 के बीच राजाओं को सनद दी गई। ये सनद एक तरह का दस्तावेज था। इसमें क्या शर्तें थी? शर्तें ये थीं कि राजाओं को अंग्रेजों की सर्वोच्चता माननी होगी, जरूरत पड़ने पे फौज भेजनी होगी, बेगार देनी होगी। बेगार? हाँ। मतलब बिना मजदूरी के काम? हाँ, वही। और नजराना भी देना होता था, एक तरह का टैक्स या तोहफा समझ लीजिए।
यहाँ तक कि राजाओं के आपसी झगड़े सुलझाने और गद्दी कौन संभालेगा ये तय करने का अधिकार भी अंग्रेजों के पास चला गया। यानी पूरी तरह से नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया। हाँ। भले ही राजा अपनी गद्दी पर बैठे रहे। सही कहा, एक तरह से अप्रत्यक्ष शासन था। फिर अंग्रेजों ने अपनी जरूरत के हिसाब से नीतियां बदली। बुशहर, क्योंथल, बाघाट जैसी रियासतों के कुछ हिस्से लेकर शिमला जैसे हिल स्टेशंस बनाए। और फिर 1846 में जब पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद लाहौर संधि हुई और सतलुज और ब्यास के बीच का जो पहाड़ी इलाका था, मतलब कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सुकेत, वो भी सीधे ब्रिटिश राज में आ गया। इससे तो पहाड़ी राजाओं को बहुत निराशा हुई होगी। उन्हें लगा होगा सिख गए तो अब पूरी आजादी मिलेगी। बिल्कुल, खासकर कांगड़ा के राजाओं में बहुत असंतोष था, पर हुआ ये कि वो भी अंग्रेजों के अधीन आ गए। खैर, फिर 1857 का विद्रोह हुआ, सत्ता कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को गई। महारानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा की कि राजाओं के अधिकार बने रहेंगे। और आगे चलकर 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बना, जिसमें कुछ हिमाचली रियासतें भी शामिल हुई। और फिर आजादी का वक्त आया। हाँ, आजादी के बाद तो विलय की प्रक्रिया शुरू हुई। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम और सरदार पटेल के प्रयासों से ज्यादातर रियासतों ने भारत में विलय मान लिया। 1947 में हिमाचल प्रदेश पहले एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना और फिर धीरे धीरे राज्य बनने की तरफ बढ़ा। हाँ, कई चरण पार करते हुए आखिरकार 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये थी गोरखाओं के आने से लेकर अंग्रेजों के शासन और फिर आजाद भारत में हिमाचल के बनने तक की एक झलक जो हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, और इस पूरी कहानी में अगर हम सोचें तो ये बात सामने आती है कि कैसे बाहरी ताकतों का आना, स्थानीय राजाओं की आपसी खींचतान, संधियां, इन सब ने मिलकर न सिर्फ इस पहाड़ी क्षेत्र का भूगोल बदला, बल्कि समाज और पहचान पर भी असर डाला। बिल्कुल, एक ऐसी छाप छोड़ी जिसके निशान शायद आज भी कहीं ना कहीं महसूस होते हों। ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर पर नजर डाल रहे हैं। जी, वो समय जब आम लोगों ने आवाज उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ भी और अपने ही राजाओं के मनमानी के खिलाफ भी। बिल्कुल, और सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई, समाज में जो गलत चीजें थीं, कुरीतियां थीं, उनको बदलने की भी कोशिश की। हाँ, ये लगभग 19वीं सदी के बीच से लेकर आजादी तक का टाइम है ना। हाँ, बिल्कुल वही दौर। और जो जानकारी है हमारे पास, वो जन आंदोलन और समाज सुधार लेख के कुछ हिस्सों से है। तो आज हम इसी उथल पुथल को थोड़ा गहराई से देखेंगे। अच्छा, तो मकसद यही है कि ये जो विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, सुधार हुए, उनको समझें। जी बिल्कुल, कैसे ये सब हुआ, कौन लोग थे इसके पीछे, जैसे राम सिंह पठानिया का संघर्ष है या फिर वो प्रजामंडल आंदोलन। हाँ, तो फिर शुरू कहाँ से करें? अंग्रेजों के आने के बाद जो पहली बड़ी हलचल हुई, शायद राम सिंह पठानिया से। हाँ, मेरे ख्याल से वो सही शुरुआत होगी। राम सिंह पठानिया का विद्रोह जो 1846 से 49 तक चला, ये वो टाइम था जब अंग्रेजों ने सिखों से कांगड़ा वाला इलाका लिया था। अच्छा। तो कई पुराने शासकों को लगा चलो अब हमारी सत्ता वापस आएगी, पर अंग्रेजों का प्लान कुछ और ही था। इसी निराशा में नूरपुर के वजीर के बेटे थे राम सिंह, उन्होंने हथियार उठा लिए, शाहपुर किले पर कब्जा भी कर लिया था उन्होंने। अच्छा, और दूसरे राजाओं को भी साथ लाने की कोशिश की होगी। हाँ, कोशिश तो की, पर वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। धला की धार पर लड़ाई भी हुई, बहादुरी से लड़े भी वो, लेकिन फिर भी पकड़े गए। क्या हुआ था आखिर में? सिर्फ अंग्रेजों की ताकत या कुछ और भी था? देखिए, अंग्रेजों की ताकत तो थी ही, पर कहते हैं कि अंदरूनी फूट और विश्वासघात भी एक बड़ी वजह बना। किसी करीबी ने ही धोखा दिया था, ऐसा सुनने में आता है। और कुछ पड़ोसी राजाओं ने भी अंग्रेजों की मदद की, फिर उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ये दिखाता है कि अकेले वीरता काफी नहीं थी, शायद संगठन और एकता की कमी। सही बात है। और इसी समय के आसपास कांगड़ा, जसवां, दातारपुर के राजाओं ने भी कोशिश की थी, पर वो भी ज्यादा टिक नहीं पाए, दबा दिए गए। तो ये तो हो गई वो पहली लहर। लेकिन जब 1857 का बड़ा गदर हुआ पूरे देश में, तब हिमाचल में क्या माहौल था? क्या यहाँ भी वैसी ही आग फैली? यहाँ ना तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी थी, एकदम सीधी सादी नहीं थी। अच्छा, मतलब कुछ शासक थे, जैसे रामपुर बुशहर के राजा शमशेर सिंह, उन्होंने अंग्रेजों को साफ मना कर दिया। कोई मदद नहीं, नजराना भी बंद। अरे वाह।
पर ज्यादातर पहाड़ी राजा अंग्रेजों के पक्के वफादार निकले। क्योंथल, बिलासपुर, चंबा, इन सब ने तो अंग्रेजों की मदद की विद्रोह को कुचलने में। तो राजा तो वफादार रहे, हाँ। पर अंग्रेजी फौज में तो यहीं के सिपाही थे, उनमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हुआ था, बिल्कुल हुआ था। जंतोक छावनी में, कसौली में सिपाहियों ने बगावत की थी। कसौली गार्ड के एक सूबेदार थे भीम सिंह। हाँ, वो तो सरकारी खजाना लेकर जतोक पहुंच गए अपने साथियों के पास, लेकिन क्योंकि राजाओं का सपोर्ट अंग्रेजों को था और अंग्रेजों की पकड़ भी मजबूत थी, तो ये विद्रोह ज्यादा फैल नहीं पाया। और भीम सिंह का क्या हुआ? उन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली। ऐसी ही कोशिश कुल्लू में प्रताप सिंह ने की थी, पर उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। तो मतलब शुरू के जो ये विद्रोह थे, चाहे वो राम सिंह के हों या 1857 वाले, वो ज्यादातर कामयाब नहीं हुए। हाँ, कामयाब नहीं हुए, कह सकते हैं कुचल दिए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संघर्ष खत्म हो गया, बस उसका रूप बदलने लगा था। यहीं से शायद प्रजामंडल वाली बात शुरू होती है। बिल्कुल। 20वीं सदी आई और खास तौर पर 1938 में लुधियाना में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद रियासतों में प्रजामंडल बनने शुरू हुए। ये एक नया फेज था। तो ये प्रजामंडल क्या चाहते थे? अब सिर्फ राजा या अंग्रेज हितराना नहीं था। नहीं, अब मांगे बदल रही थी। ये लोग चाहते थे कि प्रशासन में लोगों की भागीदारी हो, मतलब डेमोक्रेसी आए, और साथ ही समाज में सुधार हो। जैसे बेगार खत्म हो, ये जो बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाते थे राजा, लगान कम हो, लोगों को नागरिक अधिकार मिले। तो ये एक तरह से राजनीतिक चेतना का अगला लेवल था। और इसी कड़ी में वो धामी वाला हादसा हुआ था। हाँ, धामी गोलीकांड 1939 की बात है। धामी रियासत में प्रजामंडल वाले यही सब मांगे लेकर शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। बेगार बंद करो, लगान कम करो। और उन पर गोली चला दी। हाँ, गोली चला दी गई, 2 लोग मारे भी गए। इस घटना ने सबको हिला दिया। पूरे पहाड़ी इलाके में गुस्सा फैल गया। आंदोलन और तेज हो गया इसके बाद। और फिर आजादी के ठीक बाद सुकेत सत्याग्रह, वो तो सफल रहा था शायद। हाँ, वो एक बहुत बड़ी जीत थी। फरवरी 1948 में शिवानंद रमौल जी की अध्यक्षता में एक हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। अच्छा। उन्होंने सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन उनको अल्टीमेटम दिया कि भाई भारत में शामिल हो जाओ। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर पदम देव जी के नेतृत्व में हजारों सत्याग्रही सुकेत की तरफ चल पड़े और लोगों का इतना जबरदस्त सपोर्ट था कि बिना किसी बड़ी लड़ाई के, बिना खास खून खराबे के रियासत पर कब्जा हो गया और सुकेत भारत का हिस्सा बन गया। कमाल है। ये तो हुई राजनीतिक लड़ाई की बात, पर शुरू में आपने सामाजिक कुरीतियों का भी जिक्र किया था। वो कौन सी बड़ी दिक्कतें थी समाज के अंदर? हाँ, वो भी बहुत जरूरी पहलू है। समाज के अंदर भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत थी। एक तो थी रीत प्रथा। रीत, ये क्या थी? ये एक अजीब सी प्रथा थी जिसमें एक तयशुदा रकम देकर पत्नी को छोड़ा जा सकता था या किसी और की पत्नी को ले आया जा सकता था। मतलब एक तरह का सामाजिक आर्थिक लेन देन था ये, और रियासत इस पर टैक्स भी लेती थी। अरे बाप रे। और बेगार तो था ही। बेगार तो बहुत आम था, बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती काम करवाना। इसके अलावा छुआछूत, बाल विवाह, कहीं कहीं सती प्रथा के भी उदाहरण मिलते हैं, और यहाँ तक कि मानव बलि जैसी भयानक चीजें भी थीं कुछ इलाकों में। तो इन सब के खिलाफ कौन लड़ रहा था? क्या ये प्रजामंडल वाले ही थे? कुछ हद तक हाँ, पर और भी संगठन थे। जैसे राजपूत सभा बनी, आर्य समाज का भी काफी असर था, सेवा समितियां थी। ये सब इन सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे थे। एक हिमालय विद्या प्रबंधिनी सभा थी, उसने खास तौर पर रीत के खिलाफ बहुत काम किया, कानून बदलने की मांग उठाई। तो मतलब राजनैतिक और सामाजिक दोनों लड़ाइयां साथ साथ चल रही थी। बिल्कुल, और ये जुड़ी हुई भी थी। लोगों को समझ आ रहा था कि असली आजादी सिर्फ अंग्रेजों या राजाओं से नहीं, बल्कि समाज की इन बुराइयों से भी पानी होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो हिमाचल में बदलाव की ये कहानी काफी लंबी और कई परतों वाली है। राम सिंह पठानिया का बलिदान, फिर 1857 का मिला जुला असर, धामी गोलीकांड की ट्रेजेडी, प्रजामंडल का संगठित होना, सुकेत सत्याग्रह की सफलता। हाँ, और साथ ही साथ समाज के अंदर ये जो रीत और बेगार जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी बुराइयां थीं, उनके खिलाफ भी लगातार संघर्ष चल रहा था। ये सब मिलकर ही हिमाचल की आज की पहचान बनी है। सही कहा। ये सारे संघर्ष, चाहे वो बाहरी ताकतों के खिलाफ हों या अंदरूनी कुरीतियों के, इन्होंने ही आधुनिक हिमाचल को गढ़ा है। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि ये जो पहाड़ी रियासतों में अपने लेवल पर संघर्ष चल रहे थे, इनका भारत के जो बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था और फिर जो देश बना, उस पूरी कहानी से क्या रिश्ता था?
ये तार कैसे जुड़े थे, इस पर और सोचना बड़ा दिलचस्प हो सकता है।